हिडन इन्वेंट्री आर कहानी स्टार्ट होती है 2006 से, जहां हम केतो एंड गोजो को साथ में देखते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त एंड क्लासमेट भी थे। अब हम गेतो को एक सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं, जहां एक कर्स स्पिरिट का साया है कि गर्मी के दिनों में इन कर्स स्पिरिट की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। एंड गेतो को एक कर्स स्पिरिट मिलती है जो किसी इंसान को खा रही थी, पर गेतो तुरंत अपनी टेक्निक यूज करके उस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करके निकल जाता है। गेतो की इस टेक्निक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर गेतो किसी भी कर्स स्पिरिट को एक बॉल बनाकर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जब चाहे उन स्पिरिट को अपने अंदर से बाहर निकाल के अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसीलिए गेतो को सेकेंड ईयर में ही हाई रैंकिंग मिल गई थी, यानी कि गेतो के पास भी गोजो जितनी लेवल की पावर्स हैं। गेतो जब उस स्पिरिट को निकलता है तो वो बोलता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना ज्यादा वाहियात है, और वो काफी कुछ चीजों के बारे में आगे बात भी करता है, जिसे हम आगे कवर अप करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड की सोर्सरर मेमे को एंड सेकंड ग्रेड की सोर्सरर लोरी को। इन दोनों को ही पिछले सीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ इन दोनों को एक भूतिया घर की इन्वेस्टिगेशन का मिशन मिलता है, जहाँ एक अमीर आदमी अपने परिवार के साथ में रहा करता था। उस अमीर आदमी के पास में काफी ज्यादा रेस्टोरेंट थे, पर पिछले साल आई महामारी में उसका रेस्टोरेंट लॉस में आ गए, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो इसी सदमे के साथ में वो अपनी फैमिली के साथ में उसी महल में सुसाइड कर लेता है। ये अफवाह फैल जाती है कि वो महल भूतिया है, क्योंकि तब तक इंटरनेट भी आ चुका था, जिसमें कई सारे स्टूडेंट मजे मजे में उस महल के अंदर जाते तो हैं, पर वो कभी भी वापस नहीं आ पाते। और अब इस चीज का शिकार कोई और ना बने, इसीलिए इन दोनों को वहाँ पे भेजा जा रहा था। दोनों भूतिया महल के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ जाने के तुरंत बाद ही लोरी कर्टेन बनाने लगती है। बेसिकली कर्टेन बनाने से ये होता है कि आम लोगों को पता नहीं चल पाता कि वहाँ पर चल क्या रहा है। मेमे लोरी से वो कर्टेन बनाने के लिए मना कर देती है, बिकॉज वो कर्स स्पिरिट महल के अंदर है। अब ये दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में चारों तरफ कचरा पड़ा होता है। ये देख के लोरी थोड़ी डर सी जाती है। अब मेमे लोरी से बोलती है कि उन दोनों को अलग अलग फ्लोर पे जाके छानबीन करनी चाहिए। लोरी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो वहाँ के सारे कमरे चेक करती है, पर उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, और थोड़ी देर बाद में वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मेमे लोरी को बताती है कि वो इस एग्जैक्ट सेम जगह से 3 बार होके गुजर चुकी है, यानी कि वो किसी टाइम लूप में फंस गई हैं और वो अब इस हॉल से बाहर नहीं निकल सकती। तब लोरी मेमे से पूछती है, ये क्या कोई इननेट डोमेन है? तब मेमे बताती है कि ऐसा नहीं है। इननेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है। ये बस एक बैरियर है, यानी कि ये एक ऐसा बैरियर है जो अंदर आए लोगों को फंसा लेता है। पहले आए लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। पहले आए लोग भी इस लूप बैरियर के अंदर फंस गए होंगे और उन्हें बाद में कर्स ने मार दिया होगा। इसका मतलब वो कर्स इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है। उन्हें बस इतना करना है कि इस बैरियर से निकल के उस कर्स को खत्म करना है, और ये पूरी तरीके से इस बैरियर को समझ जाती है। वो मेमे को बताती है कि उसे पहले लगा था कि ये बैरियर एक सर्किल की तरह है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ट्रेन की डिब्बों की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर ये लोग बहुत तेजी से एक ही दिशा में भागें तो डिब्बों को आपस में जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा और ये लोग बैरियर को तोड़ के वहाँ से निकल जाएंगे। मेमे लोरी की इस आइडिया को मजाक बनाते हुए उसे 90% करेक्ट बताती है और बोलती है कि हमें एक साथ ना भाग के अलग अलग भागना चाहिए, जिससे ये बैरियर और जल्दी टूट सके। और ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं, अलग अलग दिशा में भागते हैं, जिससे लोरी को ये लगता है कि ये लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन बैरियर के साथ साथ पूरा मेंशन भी टूट के गिरने लगता है। लोरी कैसे भी करके वहाँ से जंप करके बाहर आती है। उसके सामने उसका जूनियर गोजो सातोरो खड़ा होता है, जो उन्हें वहाँ पे बचाने आया था, क्योंकि उन्हें मेंशन में फंसे हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। मेंशन में बिताए हुए कुछ पल रियल वर्ल्ड के 2 दिन, इसलिए केतो और गोजो को इन्हें बचाने आना पड़ा। गोजो लोरी का मजाक बनाते हुए बोलता है कि डरना बंद करो, अब मैं आ चुका हूँ। इस पर लोरी गुस्सा हो जाती है, पर तभी उस महल का कर्स उनके पीछे प्रकट होता है। ये देख के तो अपना एक बड़ा सा कर्स निकालता है। केतो को वो कर्स उस मेंशन के कर्स को अपने मुंह में भर लेता है, ताकि बाद में केतो उस कर्स को भी एब्सॉर्ब कर सके। जिसके बाद केतो भी लोरी का मजाक बनाते हुए कहता है कि गोजो, कमजोरों का मजाक मत बनाओ। अब यहाँ पे तीसरी स्टूडेंट भी आई होती है, जिसे देख लोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस स्टूडेंट का नाम शोको होता है, और आपको याद हो तो हमने इसे भी ऑलरेडी सीजन 1 के अंदर देखा है। तब लोरी शोको से बोलती है कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना।
तभी मेमे को रियलाइज होता है कि वो 2 दिन से यहाँ पर फंसी हुई हैं, इसका मतलब वो इसका एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती हैं। तभी वो गोजो से पूछती है कि तुम लोगों ने कर्टन तो बना दिया था ना, और वो तीनों चुप ही रह जाते हैं क्योंकि वो लोग कर्टन लगाना भूल गए थे। अब ये तीनों वापस अपने स्कूल आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें अपनी टीचर यागा से डांट पड़ती है, जो आगे चल के इस स्कूल के प्रिंसिपल भी बनेंगे। तो उन्हें पता चलता है कि वो गोजो था जो कर्टन लगाना भूल गया था, इसीलिए गोजो को सजा मिलती है। अब ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाके बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। तभी गोजो बोलता है कि हमें कर्टन लगाने की जरूरत ही क्या है, जबकि आम लोग तो वैसे भी कर्स को देख ही नहीं सकते और ना ही कर्स टेक्निक को। और गोजो ये भी बताता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है, जिसके जवाब में गेतो बोलता है कि जुजुत्सु सोर्सरर का काम ही यही है। पर गोजो गेतो के आदर्शों का मजाक बनाने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन का माहौल बढ़ जाता है। और ये सब देख के शोको वहाँ से निकल जाती है। तभी गेतो अपने कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और गोजो से बोलता है कि चलो इस मामले को बाहर जाके सोल्व करते हैं। तभी वहाँ पे टीचर यागा आ जाते हैं, जिसे देख ये दोनों दिखाने लगते हैं कि वो तो बस वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। तब टीचर यागा बताते हैं कि गोजो और गेतो तुम्हें एक नई मिशन पे जाना होगा। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीजन 1 के अंदर देखा था कि एक सोर्सरर है जिसकी एज लगभग 1000 ईयर्स है, जिसका नाम है मास्टर टेंजन। मास्टर टेंजन की कर्स टेक्निक के बिना पर वो अमर है, पर उनका शरीर फिर भी बूढ़ा होता रहता है, इसीलिए उन्हें हर 500 साल बाद में अपनी टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी कर्स टेक्निक उनकी बॉडी को चेंज करने लगती है, जिसकी बिना पर वो इंसानियत के लिए एक खतरा बन सकते हैं। और इस बार मास्टर टेंजन जिसके साथ में अपना शरीर बदलने वाले हैं वो एक लड़की है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। अब मास्टर टेंजन का मर्ज 2 दिन के बाद होगा, इसलिए गोजो और गेतो का काम है उस लड़की को सही सलामत स्कूल के अंदर लेकर आना, क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है। और 2 ग्रुप हैं जो उस लड़की के पीछे पड़े हैं। पहला ग्रुप है क्यू, जिसके अंदर कुछ कर्स्ड हैं जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए। और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन। ये लोग टेंजन की एक गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि टेंजन किसी के साथ में मर्ज करे, बिकॉज इससे उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। बट एक और बात, इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये सब जानकारी के साथ में गेतो और गोजो उस होटल के बाहर जाते हैं, जिसके बाद में गेतो होटल के अंदर जाता है और गोजो बाहर से ही निगरानी रख रहा होता है। और दोनों ही एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, जिसमें गोजो घमंड दिखाते हुए बोलता है कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है, बेसिकली हम दोनों सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। जिस पर गेतो उसे समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी सही नहीं है और उसे अपने सीनियर के साथ में काफी सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उसकी मुलाकात मास्टर टेंजन से भी हो सकती है। और ये बोलते हुए गेतो डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि वो आ रही है, पर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम गेतो को देखते हैं जो एक कर्स स्पिरिट को कवच की तरह यूज करके खुद को बचा लेता है। तभी गेतो देखता है कि वो लड़की खिड़की से नीचे गिर रही है और अपने उड़ने वाला स्पिरिट बाहर निकाल के उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। और ये धमाका क्यू ग्रुप के एक सोल्जर कोकुन ने करवाया था, और वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया। इधर गोजो पे भी एक सोल्जर हमला करता है, बट जैसा कि हमें पता है कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है, जिसके रहते गोजो को कोई भी टच नहीं कर सकता। इसीलिए वो सोल्जर भी गोजो को पहचान लेता है, क्योंकि उसने गोजो के नाम के काफी ज्यादा चर्चे सुने थे। तभी वो सोल्जर गोजो से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। इस पर गोजो मान तो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जिसमें गोजो उसे तब तक नहीं मारेगा जब तक वो गोजो से रहम की भीख नहीं मांगता। तभी हम पास ही के बिल्डिंग में 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जो कि बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई भी कर्स यूजर नहीं है, लेकिन उन ग्रुप के पास में पैसा काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने उस लड़की को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था। कोंग इस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है। तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम जेनिन नहीं है बल्कि फुशिगोरो है, और वो इनका ये काम खुशी खुशी करेगा कर देता है। के बाद हम देखते हैं कि गेतो आराम से बैठा हुआ चाय बनाता है, और ये उसी कमरे में होता है जिसमें पिछले एपिसोड में धमाका हुआ था। एनरिको और उसके केयर टेकर सोफे पे बेहोश होते हैं, और वही वो क्यू सोल्जर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, क्योंकि गेतो ने अपने एक स्पिरिट के थ्रू उसे जकड़ा हुआ था। एंड वो स्पिरिट कोनान को किस करने की कोशिश करता है। अपनी जान की भीख मांगते हुए कोनान गेतो से बोलता है कि वो कर्स स्पिरिट यूज करना छोड़ देगा और अपने गांव जाके
बच जाएगा। तो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने कोकोन की बात को सुना ही ना हो और इससे कोकोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है कि उनके क्यू ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर बेयर भी यहाँ आया है और वो उसे बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। तभी हम देखते हैं कि गेतो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने एक फोटो सेंड की थी। गेतो वो फोटो अब कोकोन को दिखाता है। वो फोटो देख कोकोन शॉक हो जाता है। उस फोटो में ऑलरेडी गोजो ने क्यू ग्रुप के सबसे पावरफुल मेंबर बेयर को हरा दिया था। अब इस हार के बाद में फाइनली क्यू ग्रुप पे ताला लग जाता है, जिसके बाद में हम बोट मैच अरीना को देखते हैं जिसमें टोजी बैठा हुआ था कि सोसरर किलर भी कहा जाता है। कोंग उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है। तब टोजी उसे बताता है कि वो यहाँ रेस पे पैसे लगाने आया था लेकिन वो अभी तक एक भी बैट को नहीं जीत पाया। कोंग उसे याद दिलाता है कि उसे यहाँ पे स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने के लिए हायर किया गया है, जिसके जवाब में टोजी बताता है कि वो बराबर की लड़ाई में कभी भी गोजो से नहीं जीत सकता। इसीलिए टोजी ने वहाँ पे कुछ गुंडों को भेजा है ताकि वो गोजो से लड़ सके और उनसे लड़ते हुए गोजो थक जाएगा, जिसके बाद में जाके वो गोजो पर अटैक करेगा। इतने में ही टोजी अपनी लगाई हुई बैट हार जाता है। तब कोंग जाते हुए टोजी को एक सलाह देता है कि उसे सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद में हमें होटल दिखाया जाता है जहाँ कहते हैं गोजो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें उस लड़की को अभी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए या नहीं, और ये भी कि काश वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पाते, बिल्कुल शोको के जैसे। दरअसल इस टेक्निक से किसी भी घायल इंसान को ठीक किया जा सकता है, पर शोको इन दोनों को वो टेक्निक नहीं सिखा पाई। इतने में ही रिको की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसे गोजो ने अपनी गोद में उठा रखा है और वो गोजो को एक गुंडा समझ के चांटा जड़ देती है। उन दोनों लड़कों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। तब केतो उसे समझाता है कि हम यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, पर रिको उनकी बात का बिलीव नहीं करती और बताती है कि तुम्हारी तो शक्ल पे ही झूठा लिखा हुआ है। ये सुन के गोजो एंड केतो दोनों से बुली करने लगते हैं। तभी उसके केयरटेकर मिसातो वहां आ जाती है और वो समझाती है रिको को कि ये दोनों उन्हीं के साथ में हैं। तब रिको देख के शॉक हो जाती है कि उसकी केयरटेकर एक कर्स के ऊपर बैठी है। तब गेतो उसे समझाते हुए बोलता है कि ये उसकी टेक्निक है, इसे कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक के थ्रू वो कर्स को एब्जॉर्ब एंड मैनिपुलेट दोनों कर सकता है। तब गोजो बोलता है कि उन्हें जैसा लगा था ये लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लगा था ये लड़की काफी दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी बॉडी टेंजेंट से मर्ज होने वाली है। पर रिको काफी प्राउडली बोलती है कि उसे गर्व है कि वो मास्टर टेंजेंट की वेसल है और कुछ ही दिनों में मास्टर टेंजेंट और वो एक हो जाएंगे। पर वो दोनों बिल्कुल भी रिको की बात पे ध्यान नहीं देते और गोजो केतो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है और रिको का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि उसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे। तभी रिको को याद आता है कि आज तो उसे स्कूल जाना था और सभी उसकी रिक्वेस्ट के लिए हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो यागा से बोलता है कि उन्हें तो रिको को सीधा जुजुत्सु स्कूल ले जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान को यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। तब टीचर यागा बताते हैं कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी, ये मास्टर टेंजेंट का आदेश है। ये सुन गोजो उसे एक बिगड़ैल लड़की बताता है और गेतो से समझाते हुए कहता है कि मर्ज के बाद में रिको मास्टर टेंजेंट बन जाएगी और जुजुत्सु हाई स्कूल के सबसे नीचे वाले पोर्शन में रहेगी, जिसके बाद में वो कभी भी अपने फ्रेंड या फैमिली से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमें उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहिए। ये सुन मिताशो बताती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है। दरअसल बचपन में ही उसके फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में उसी ने रिको को अब तक पाल पोस के बड़ा किया है। इसीलिए वो चाहती है कि रिको अपना आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारे। ये सुन गेतो मिसातो से बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब रिको की सिर्फ तुम ही फैमिली हो। तभी गोजो केतो से पूछता है कि तुम्हारे कर्स स्पिरिट का क्या हुआ जिसे तुमने निगरानी रखने के लिए छोड़ा था। तब केतो चेक करता है और बोलता है कि हमें तुरंत रिको के पास जाना होगा क्योंकि उसके कर्सेस को किसी ने मार दिया था। दूसरी तरफ टोजी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ खाना खा रहा था और टीवी में रेस देख रहा था। उसने कोंग से कहकर रिको के ऊपर बाउंटी भी लगवा दी थी, यानी कि जो अब रिको को मारेगा उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। इस यूजर उसे मारने के लिए रिको के स्कूल तक आ गए थे। अब गेतो उस कर्स यूजर को मारने जाता है। दूसरी तरफ मिसातो और गोजो दोनों रिको को ढूंढने जाते हैं। कोंग टोजी को कॉल करके बताता है कि रिको अभी भी उसी के हाई स्कूल में है और अगर टोजी से पहले उसे किसी और ने मार दिया तो रकम का सारा पैसा उसी को मिलेगा, टोजी को कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही में वो ये भी बोलता है कि टोजी को हायर करने से अच्छा था कि वो पहले ही रिको के ऊपर इनाम रख देते। टोजो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उस लड़की के साथ गोजो है, सैकड़ों साल में वो पहला ऐसा है जिसके पास में लिमिटलेस और 6 आई दोनों की पावर है। तो जब तक गोजो उस लड़की के साथ में है उस लड़की को कोई भी टच नहीं कर सकता। टोजी कोंग से बताता है कि तुम इस बाउंटी को 47 घंटे तक चलने दो, उसके बाद वो उसका सारा पैसा उसके पास वापस भेज दे।
तोजी ये कहते हुए कोल को काट देता है। दूसरी तरफ केतो का सामना स्कूल में एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जिसने 2 शिकागामी समन किए हुए थे। वो बूढ़ा कर्स यूजर केतो की यूनिफॉर्म देख के ही समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाई स्कूल से है और वो हमले के लिए रेडी हो जाता है। इतने में केतो भी अपने 2 स्पिरिट को समन करता है। ये देख बूढ़ा कर्स यूजर चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि केतो के पास में कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है। उस बूढ़े को लगता था कि वो उसे हरा देगा क्योंकि केतो यंग है, इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस कम होगा एंड केतो शायद क्लोज कॉम्बैट फाइट से भी डरता हो। पर तभी केतो अपने एक बड़े से कैच हुए कर्स को बाहर निकालता है जो उस बूढ़े कर्स यूजर को निकल जाता है। ये देख केतो वहां से जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा कर्स यूजर साइड से बाहर आता है और केतो पर हमला करता है। वो देखता है कि उसके सामने उसका डॉग आ चुका है। दरअसल इस कर्स यूजर को कोई भी प्यार नहीं करता था। इसके माँ बाप भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये कर्स को देख सकता था। बस उसका डॉग ही उसे समझता था, पर उसके डॉग को मरे हुए 50 साल हो चुके थे। एकदम उस बूढ़े कर्स यूजर को समझ में आता है कि उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने से निकल रही है। तभी हम केतो को देखते हैं जो उसे मार के उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। इससे वो बूढ़ा समझ जाता है कि केतो क्लोज कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। तब केतो उससे पूछता है कि तुम कौन से ग्रुप से आए हो, क्यू या फिर टाइम वेसल एसोसिएशन। इधर गोजो भागता हुआ सीधा रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और बाकी की लड़कियां गोजो को देखकर उस पर लट्टू हो जाती हैं। तो सबको लगता है कि ये शायद रिको का बॉयफ्रेंड होगा, पर रिको बहाना बनाती है। वो बताती है कि ये बस उसका एक कजन है। रिको गोजो को अपनी ग्लासेस निकालने के लिए कहती है। गोजो भी अपने ग्लासेस निकाल के सबको पोज देने लगता है। गोजो से इंप्रेस हो गई रिको की टीचर भी गोजो को अपना नंबर दे देती है। इसीलिए गोजो चुपके से रिको को लेके वहां से निकल जाता है। वो रिको को बताता है कि अब वो सीधा जुजुत्सु हाई में जाएंगे क्योंकि रिको के ऊपर अगर किसी ने यहाँ पर अटैक किया तो इससे मुसीबत हो जाएगी उसके फ्रेंड्स के लिए भी। तभी हम पीछे एक कर्स यूजर को देखते हैं जिसने अपने सिर पे एक बैग डाले हुए था। वो रिको को देख के बोलता है कि इस मामूली सी लड़की को मारने के लिए 30 मिलियन मिलेंगे। पर तभी उसके पीछे से मिसातो आ जाती है और मितासो सिर्फ एक झाड़ू से उस पर अटैक करती है और उसे हरा भी देती है क्योंकि तभी वहाँ पे केतो भी आ जाता है। दरअसल केतो को ऑलरेडी उस बूढ़े से पता चल गया था कि रिको के ऊपर 30 मिलियन का इनाम है, मगर उस बाउंटी की लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है। केतो गोजो को ये बात कॉल पर बता देता है। साथ ही गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 क्लोन ने घेरा हुआ था। ये देख के रिको पूछती है क्या ये शिकागामी है, जिस पर गोजो मजाक बनाते हुए कहता है कि जुजुत्सु सोर्सरर की पैसे भी कमी है, अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। पर उस कर्स यूजर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। गोजो अपनी पावर से 2 क्लोन को आपस में टकरा के तो खत्म कर देता है एंड 2 और क्लोन गोजो पे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी इन्फिनिटी की बिना पे वो उसे छू भी नहीं पाते और गोजो उन दोनों क्लोन्स को भी खत्म कर देता है। इस कर्स यूजर की टेक्निक ही यही थी कि वो अपने 5 क्लोन्स को बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि उन 5 में से उसकी मेन बॉडी कौन सी होगी। और अब जो 5वां बचा है वही असली है। कर्स यूजर पूछता है कि गोजो को ये सब कैसे पता चला, जिसपे गोजो बताता है कि उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। गोजो बताता है कि उसकी टेक्निक किस तरीके से काम करती है, जैसे कि इन्फिनिटी या फिर टेक्निक ब्लू, जिससे वो किसी भी चीज को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और ये सुन वो कर्स यूजर वहां से भागने लगता है। अभी गोजो टेक्निक ब्लू यूज करता है जिससे वो और वो कर्स यूजर दोनों आपस में खींचे चले आते हैं, जिसके बाद में गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करता है, पर वो उससे एक्टिवेट ही नहीं होती क्योंकि गोजो को अभी तक रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना नहीं आती थी। इसलिए वो एक सिंपल पंच मार के उस कर्स यूजर को फिनिश कर देता है। इस सारी फाइट के दौरान रिको गोजो के साथ ही होती है और गोजो की पावर की बिना पे रिको उसके साथ में उड़ रही थी। वो गोजो की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जहां वो देख के चौंक जाती है कि मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो बोलता है कि ये उसी की गलती है। उसे लगा था कि मिसातो को दुश्मन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। यहाँ गोजो को ये लगता है कि उनके दुश्मन अब शायद उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि उन्हें अगर मिताशो जिंदा चाहिए तो रिको को उनके हवाले करना पड़ेगा। यहाँ गोजो केतो से बोलता है कि काफी हद तक चीजें अभी भी उनके हाथ में हैं क्योंकि रिको अभी भी उनके पास में है। अब गोजो प्लान बनाता है जहां वो दोनों रिको को पहले जुजुत्सु हाई स्कूल में छोड़ेंगे, जिसके बाद में किसी और लड़की को ले जाके वो मिताशो का उसके बदले में सौदा करेंगे। सुन रिको बोलती है कि वो भी उन लोगों के साथ चलेगी क्योंकि उसने अभी तक मिताशो को गुड बाय नहीं बोला है। तो मास्टर टेंजन से मर्ज होने से पहले वो मिताशो को गुड बाय बोलना चाहती है और ये सुन गोजो और केतो रिको की बात को मान जाते हैं, जिसके बाद में किडनैपर उन्हें कोकिनामा शहर में बुलाता
जाते हैं जो कि समुद्र के किनारे बसा होता है, जिसके बाद में वो दोनों किडनैपर्स की पिटाई करके आसानी से मिताशो को छुड़ा लेते हैं और मजे करने के लिए एक बीच पर जाते हैं। तभी मिताशो केतो से बोलती है कि उसे काफी अफसोस है कि उसे कुछ नौसिखियों ने किडनैप कर लिया और उसको इस बात का पता भी नहीं चला। और वो केतो से पूछती है कि क्या वो लोग सच में एरोप्लेन से यहाँ पर आए थे, जिस पर केतो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, गोजो की आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं, उसने एक एक पैसेंजर को काफी अच्छे से चेक किया था। एंड प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद में उसका एक कर्स स्पिरिट प्लेन पे नजर रखे हुए था। तभी केतो मिताशो से पूछता है कि उसे अभी तक समझ ये नहीं आया कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था। ये सुन मिताशो बोलती है कि शायद उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम को रिको टेंजेंट से मर्ज होने वाली है। तभी मिताशो घबराकर पूछती है कि कहीं वापस जाते समय एयरपोर्ट पर उन पर हमला ना हो जाए, पर केतो ने ऑलरेडी 2 सोर्सरर को एयरपोर्ट की निगरानी के लिए रखा हुआ था। ये सोर्सरर फर्स्ट ईयर के नानामी एंड हाइबारा थे, जिन्हें हमने सीजन 1 में ऑलरेडी देखा था। यहाँ पर हाइबारा इस मिशन के लिए काफी ज्यादा खुश था। वही नानामी बोलता है कि कहीं तूफान आ गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं। ये जो बीच पे जाने का प्लान था ये एक्चुअली में गोजो का ही था, इसीलिए गोजो रिको के साथ मिलकर बीच पर काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहा था। ये तो गोजो से बोलता है कि अब यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है। ये सुन रिको थोड़ी उदास हो जाती है और गोजो रिको को देख के गेतो से बोलता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। और आगे कहता है कि उनके लिए टोक्यो से ज्यादा सेफ शहर ये है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कर्स यूजर हैं। और कल सुबह रिको के सर पे लगी बाउंटी भी हट जाएगी, इसलिए टोक्यो जाने के बाद में हमें कोई और दिक्कत भी नहीं होगी। पर गेतो को गोजो की चिंता थी, क्योंकि उसने कल से कर्स टेक्निक को नहीं हटाया है और वो रात में सोता भी नहीं है, क्योंकि न जाने कब कौन सा दुश्मन कहां से अटैक कर दे। पर इससे गोजो के शरीर पे काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सुन गोजो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब तक गेतो तुम मेरे साथ हो मुझे हो भी क्या सकता है। इधर नानामी को ये सुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उन्हें रात वहीं रुकना होगा। और ये लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने भी जाते हैं और ये सब रिको को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ये सब टोक्यो वापस आकर जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं और रिको पे लगी बाउंटी भी 4 घंटे पहले ही हट गई थी और जुजुत्सु हाई के बैरियर में ये बिल्कुल सेफ थे। और इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शीट को बंद कर देता है, क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा थक भी चुका था। तभी अचानक गोजो के पेट में कोई तलवार घुसा देता है और केतो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये जुजुत्सु हाई के बैरियर को तोड़ के अंदर कैसे आया। एंड गोजो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी तोजी फुशोगिरो होता है। गोजो को लगता है कि शायद वो उसे जानता है। तभी तोजी बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे लोगों के नाम पैसे भी याद नहीं रहते। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम बेबी गोजो को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि गोजो के पैदा होने के बाद ही वो काफी फेमस हो गया था, क्योंकि वो 6 आई ऑफ टेक्निक के साथ में पैदा हुआ था और इसीलिए तोजी भी गोजो को देखने के लिए आया था। देन सडनली गोजो पीछे मुड़ के तोजी को देखता है। ये पहली और आखिरी बार था जब तोजी को किसी ने अपने पीछे महसूस किया था और इसीलिए तो तोजी ने गोजो को पहले कमजोर किया और जब उसके सेंसर कमजोर हो गए तो उसने उसके पीछे से अटैक कर दिया। अब गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है। गुस्से में अपना केतो एक वॉर्म कस बाहर निकालता है जो तोजी को निगल जाता है और एकदम केतो गोजो की तरफ बढ़ता है, जिसपे गोजो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी वाइटल ऑर्गन पे असर नहीं पड़ा। गोजो लड़ने के लिए तैयार होता है पर केतो से मना कर देता है। केतो बोलता है कि तुम रिको और मिताशो को मास्टर टेंजन के पास लेके जाओ, इस आदमी को मैं देख लूंगा। जिसके बाद में गोजो मिताशो और रिको को लेके वहाँ से चला जाता है और तोजी उस कर्स को फाड़ता हुआ उसके पेट में से बाहर निकलता है। साथ ही तोजी के कंधे पे एक कर्स स्पिरिट भी थी जिसके अंदर से वो अलग अलग हथियार निकाल सकता है। तभी तोजी देखता है कि रिको वहाँ पर नहीं है और उसे लगा था कि वो गोजो को एक ही बार में मार डालेगा। गोजो तोजी का मजाक बनाते हुए बोलता है कि रिको पे रखी हुई बाउंटी तो खत्म हो चुकी है। देन तोजी रिवील करता है कि रिको पे रखी हुई बाउंटी उसी की थी। दरअसल ये सब कुछ गोजो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था ताकि वो दूसरों के साथ में लड़ने में व्यस्त रहे और जब रिको पे से बाउंटी हटे तो उसे ऐसा लगे कि अब सब कुछ ठीक है और वो अपनी इन्फिनिटी टेक्निक को बंद कर दे। तभी गोजो अपनी टेक्निक से तोजी पे अटैक करता है बट तोजी इतना तेज होता है कि वो उसे डॉज कर देता है आसानी से। असल में तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ में पैदा हुआ था, इसीलिए उसके पास में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, बट इसके बदले उसके पास में काफी ज्यादा ताकत है। अब तोजी गोजो के ऊपर बिजली की रफ्तार में अटैक करने जाता है पर इस बार गोजो उसे डॉज करके हवा में उड़ा के फेंक देता है। क्योंकि गोजो के पास में एक इन्फिनिटी टेक्निक है जिससे उसके आसपास में एक शील्ड बन जाती है, तो तोजी के पास में इसके लिए भी कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। यहाँ गोजो को ये लगता है कि उसके कर्स स्पिरिट में ही उसकी सारी ताकत है, यानी कि वो ही उसका हुक्म का इक्का है। तोजी इतनी जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोजो को दिख ही नहीं रहा था और क्योंकि तोजी के पास में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है तो इसीलिए गोजो से महसूस भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गोजो अपनी टेक्निक ब्लू यूज करता है और आसपास के एरिया को ही साफ कर
कर देता है जिससे कि तोजी कहीं और छुप ही ना पाए। अब गोजो सोचता है कि तोजी कहीं भी छुप नहीं सकता और उस पे कहीं से भी सरप्राइज अटैक नहीं हो सकता, पर तभी फ्लाई हेड्स का पूरा झुंड आ जाता है। एक्चुअली फ्लाई हेड्स काफी कमजोर कर्सेस होते हैं, बिल्कुल मक्खियों की तरह। यहाँ गोजो को ये लगता है कि ये भी उसी कर्स स्पिरिट के मुंह से निकले होंगे जो तोजी के कंधे पर था। वो उसका ध्यान बटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और क्योंकि गोजो सही से देख भी नहीं पा रहा तो वो डिसाइड करता है अपनी टेक्निक ब्लू यूज करने का। लेकिन तभी गोजो के मन में ख्याल आता है कि तोजी कहीं रिको को मारने तो नहीं चला गया, और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होता है तोजी उसके पीछे अपीयर हो जाता है। एंड तोजी के हाथ में एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल था। इस ब्लेड का नाम होता है इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन। इस टूल का काम ही यही होता है कि ये दूसरे की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है। तोजी जैसे ही इस कर्स ब्लेड से गोजो पर अटैक करता है तो उसकी इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार सीधा उसके गर्दन में जा लगती है, जिसके बाद में तोजी गोजो को ऊपर से नीचे तक चीर देता है और उसकी टांगों में भी काफी ज्यादा स्टैब करता है। जो अपनी जान बचाने की कोशिश तो करता है पर उससे कोई भी फायदा नहीं होता। तोजी उससे नीचे गिराता है और उसके सर में भी स्टैब कर देता है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इसके बाद में तोजी गोजो को देख के मुस्कुराता है। इधर केतो रिको और मिताशो को लेके जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले पोर्शन में पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद में रिको मिताशो को गले लगाती है और उसे गुड बाय बोलती है और दोनों काफी ज्यादा रोते भी हैं। जिसके बाद में वो रिको को लेके टॉम ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है और रिको को दिखाता है कि मास्टर टेंजेंट कहां पर है और ये भी बताता है कि मास्टर टेंजेंट के पास में एक शील्ड है। उस शील्ड के अंदर केवल वही लोग जा सकते हैं जिसे मास्टर टेंजेंट ने खुद इनवाइट किया हो। तो जैसे ही तुम अंदर जाओगी तुम्हारा मास्टर टेंजेंट के साथ में मर्ज हो जाएगा, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि तुम वापस मुड़ के अपने घर जा सकती हो। ये सुन रिको बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था उसके पास में वापस जाने का कोई ऑप्शन भी है। तब केतो बताता है कि मास्टर यागा ने बताया था कि उस लड़की का मर्ज होना उसकी जान लेने के बराबर ही है। तो गोजो और केतो ने तभी डिसाइड कर लिया था कि अगर वो लड़की चाहेगी तभी मर्ज हो सकती है, नहीं तो वो इस मिशन को कैंसिल कर देंगे और इस सब के लिए उन्हें चाहे मास्टर टेंजेंट से लड़ना ही क्यों ना पड़े। और वैसे भी वो दोनों यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो अब फैसला रिको के हाथ में है, क्या तुम्हें वापस जाना है या फिर तुम्हें मास्टर टेंजेंट के साथ में मर्ज होना है। तब रिको अपनी बैक स्टोरी बताती है कि उसे बचपन से ही बताया गया है कि वो सबसे ज्यादा अलग एंड खास है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे इसीलिए उसे लगा कि अब उसके होने या न होने से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब से उसने अपने दोस्तों और गेतो और गोजो के साथ में टाइम स्पेंड किया है तो उसके अंदर जीने की इच्छा दोबारा से जाग गई है। तो रिको डिसाइड करती है कि वो अब जिंदा रहना चाहती है और तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और बाकी सारी जगह घूमना चाहती है। तब गेतो उसकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, पर तभी एक गोली आती है और वो रिको के सर में आ लगती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, उसके सामने ये एक अनबिलीवेबल चीज थी। अभी हमें साइड में खड़ा हुआ तोजी दिखाया जाता है। दरअसल ये गोली भी तोजी ने ही चलाई थी और वो बोलता है कि अब काम पूरा हुआ। जिस पर केतो उससे पूछता है कि तुम अंदर कैसे आ गए, तो वो जवाब देता है कि मैंने गोजो को मार दिया। और ये सुन के केतो बिल्कुल भड़क जाता है, अपने दो सबसे पावरफुल कर्सेस को बाहर निकालता है और बोलता है कि अब तुम मरोगे। उस ड्रैगन से फिर वो तोजी पर अटैक करवाता है। उस अटैक के बावजूद भी तोजी केतो पर शूट करता है, पर केतो अपने कर्स को सामने लाकर बच जाता है। और जब केतो बाहर आके देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि उसका ड्रैगन केतो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तोजी रिवील करता है कि जुजुत्सु काइसन के बैरियर होने के बावजूद भी वो अंदर कैसे घुस आया। दरअसल बैरियर बस उसे छुपाने का काम करते हैं, इसीलिए अगर किसी को पहले से ही डोर्स की लोकेशन पता हो तो उसे बैरियर पार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और वैसे भी जुजुत्सु हाई के ज्यादातर सोर्सरर साल के इस समय बिजी रहते हैं एंड ज्यादातर सोर्सरर फ्लाई हेड्स के झुंड से निपटने में बिजी है। और क्योंकि तोजी के पास में कोई भी कर्स पावर नहीं है तो इसलिए वो एक गायब इंसान की तरह ही है। अगर वो कोई भी कर्स टूल लाता तो वो आसानी से पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने एक ऐसी कर्स स्पिरिट को चुना जिसके मुंह में वो सारा सामान रख सकता है, यानी कि अपने सारे हथियारों को वो उसके मुंह में रख सकता है। जिसके बाद में उस कर्स स्पिरिट को उसने छोटा करके निकल लिया जो उसके साथ में ही गायब हो गई। और इस तरह तोजी चुपके से अंदर आया था और उसने आते ही गोजो पर अटैक कर दिया। वो आते ही रिको पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन गोजो को जिंदा छोड़ने का रिस्क वो कभी भी नहीं ले सकता। केतो समझ जाता है कि तोजी हेवेनी रिस्ट्रिक्शन के साथ में पैदा हुआ है और अपना सीक्रेट रिवील करने के बाद में वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जैसे कि एक
सोर्सरर अपनी टेक्निक बताने के बाद होता है। लेकिन गेतो ये जानना चाहता था कि वो टॉम के अंदर कैसे आ पहुंचा, जिस पर तोजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि लोग अपने पीछे काफी ज्यादा सुराग छोड़ते हैं, जैसे पैरों के निशान, बॉडी की स्मेल। फिर हेवनली पैक्ट के कारण उसके बाकी के 5 सेंसरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो उनका पीछा करके यहाँ तक आ गया। देन गेतो को याद आता है और वो पूछता है कि तुम्हें रास्ते में मिताशो मिली होगी। तब तोजी बोलता है कि मैं पक्का नहीं कह सकता, पर आई श्योर कि वो अब तक मर चुकी होगी। देन गेतो वापस से रेनबो ड्रैगन से तोजी पर अटैक करता है और कुछ छोटे कर्सेस को ऐसा मशीन गन यूज भी करता है एंड अपने जॉइंट कर्स को भी समन करता है। और तोजी तभी अपनी कटाना तलवार निकालता है और उससे रेनबो ड्रैगन को काट डालता है। ये देख केतो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि सारे कर्सेस में रेनबो की स्किन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इन सब के बाद में तोजी केतो से बोलता है कि मैं तुम्हारी कर्स टेक्निक से कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। पर तभी वहाँ पे एक स्पिरिट अपीयर होती है और हम देखते हैं कि वो तोजी को इननेट डोमेन यानी कि इन्फिनिटी लूप में फंसा देती है। और ये तब तक रहेगा जब तक तोजी स्पिरिट के सवाल का जवाब नहीं देता। और स्पिरिट तोजी से पूछती है क्या वो सुंदर है, तो तोजी जवाब में देता है कि वो बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं है। इसके बाद में वो स्पिरिट गायब हो जाती है और तोजी देखता है कि उसके आसपास में काफी सारे ब्लेड्स हैं जो उसे काटने वाले हैं। पर तोजी अपने इन्वर्ट स्पीयर से सारे के सारे ब्लेड्स को तोड़ देता है और गेतो उसके पास में आता है ताकि वो उसके कर्स को एब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर गेतो ने इस कर्स को एब्सॉर्ब कर लिया तो तोजी के पास में लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं होगा। यहाँ गेतो को ये लगने लगा था कि ये कर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो उसे उसकी मर्जी के बिना एब्सॉर्ब करने लगा था। लेकिन वो कर्स गेतो को रिजेक्ट कर देता है। तभी तोजी एक दूसरी तलवार निकाल के गेतो के सीने को काट देता है और वो दोनों ही डोमिन के नीचे जा गिरते हैं और गेतो यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। देन तोजी बोलता है कि अगर तुम एक शिकागामी यूजर होते गेतो तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता था, क्योंकि तुम्हारी पावर कर्स मैनिपुलेशन है, तो ना जाने तुम्हारे मरने के बाद में कितनी सारी स्पिरिट यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी और क्या पता उन स्पिरिट का क्या हो, तो वो इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। गेतो पे शायद उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग होगी जो आज वो जिंदा बच गया। लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग और पावर के बावजूद भी वो उस मंकी से हार गए जो कि कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। और ब्लेसिंग से तोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। हाँ, आप लोग सही समझे, मेगुमी फुशिगिरो तोजी का ही बेटा है। बट तभी हम कुछ अनएक्सपेक्टेड देखते हैं। गोजो का हाथ अभी भी मूव कर रहा है, यानी कि गोजो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है स्टार प्लाज्मा वेसल पर, जहाँ तोजी रिको की डेड बॉडी लेकर स्टार वेसल के हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ इनका प्रेसिडेंट रिको की डेड बॉडी को देख के काफी खुश होता है। वो बोलता है कि तोजी को इस काम का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा और वो बताता है कि नारा पीरियड में ही जुजुत्सु सोर्सरर की मास्टर टेंजेंट ने स्थापना की थी, फिर बुद्धिज्म को फैलाया था, पर जुजुत्सु सोर्सरर की और नॉर्मल पीपल की कभी भी आपस में नहीं बनी, जिससे टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसमें कोई भी कर्स यूजर नहीं थे। इसीलिए वो गॉड लाइक मास्टर टेंजेंट को किसी भी अपवित्र लड़की के साथ जुड़ने नहीं दे सकते थे। तभी उन्होंने रिको को मारने के लिए तोजी को हायर किया, बिना उसके अंजाम की परवाह किए हुए। आगे जो भी हो वो उससे निपटने के लिए तैयार थे, चाहे मास्टर टेंजेंट आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानियत के लिए खतरा ही क्यों न बन जाए। इतना कह के तोजी को थैंक यू बोलता है और रिको की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर तोजी और कोंग भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद में तोजी रिवील करता है कोंग से कि कैसे ये तोजी का प्लान था कि वो मिताशो को किडनैप करे और कोंग से कहा था उसने कि उसे कहीं दूर ले जाके मार डाले। पर कोंग तोजी के इस प्लान में थोड़े से चेंजेस करता है, जिसमें वो मिताशो को ना मार के उसका रेस्क्यू होने देगा, जिसके बाद में केतो और गोजो दोनों टेंशन फ्री हो जाएंगे। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि आखिर में सब कुछ इसी प्लान के मुताबिक हुआ था। तभी तोजी कोंग से पूछता है कि तुम ओकिनावा मिताशो को कैसे ले गए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ले जाना तो काफी ज्यादा खतरा भरा था। जिसके जवाब में कोंग बताता है कि उनके प्रेसिडेंट के पास में एक प्राइवेट प्लेन है जिससे वो मिताशो को ओकिनावा ले गए थे। तब मुस्कुराते हुए तोजी बोलता है कि चलो अब किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाते हैं। ये सुन कोंग बोलता है कि तुम दूसरों पे कभी कुछ खर्च नहीं कर सकते और कोंग ने सोच रखा है कि या वो तुमसे अगले काम के लिए मिलेगा या तो फिर नर्क में। अब इतना कह के कोंग वहाँ से चला जाता है और तोजी भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सडनली उसे रास्ते में गोजो मिलता है। वो उसे जिंदा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब गोजो एक्सप्लेन करता है, जब तोजी ने उसकी गर्दन पर वार किया था तो उसने अपना सारा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगा दिया था, जिससे वो खुद को हील कर ठीक हो गया। पर ये पहली बार था जब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पाया था। यहाँ तोजी ने सिर्फ एक ही गलती कर दी थी कि उसने अपनी तलवार से गोजो का सर नहीं काटा। अगर उसका सर धड़ से
अलग हो जाता तो वो कभी भी अपने आप को दोबारा रिवाइव नहीं कर पाता। अब रिवर्स टेक्निक और लिमिटलेस टेक्निक यूज करने की बिना पे गोजो का दिमाग थोड़ा चल सा जाता है। अब बड़बड़ करते हुए गोजो बोलते हैं कि कैसे मौत की कगार पे होने पे उसने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना सीख लिया और वो पूरी तरीके से कर्स एनर्जी को समझ चुका है। तोजी फिर से अपनी इन्वर्टेड स्पीयर निकालता है और बोलता है कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से गोजो पर अटैक करता है, पर गोजो उसको बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है। अब गोजो तोजी के पीछे आ जाता है और वो हवा में फ्लो कर रहा था। ये देख के तोजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को लिमिटलेस टेक्निक में फ्लो करता है, जिससे कि वो टेक्निक रेड भी यूज करना सीख जाता है। टेक्निक रेड से तोजी काफी दूर जाके गिरता है, पर गोजो अभी भी हवा में फ्लो कर रहा था और वो काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रहा था। तोजी गोजो को देख के बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, पर टेक्निक रेड से तोजी की एक भी हड्डी नहीं टूटती, इसलिए वो अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होता है। अब तोजी समझ जाता है कि गोजो के पास 3 तरह की टेक्निक है, टेक्निक इन्फिनिटी, टेक्निक ब्लू एंड टेक्निक रेड, जिससे वो आसानी से निपट भी सकता है। इसलिए वो गोजो पे अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपनी स्पेयर को चैन के साथ में अटैच करता है, जिससे वो गोजो पे हवा में भी बार कर सके। तभी तोजी की नजर गोजो की आंखों पे पड़ती है, जिसे देख के वो थोड़ा घबरा सा जाता है, पर वो उसे मारने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद में तोजी अपने स्पेयर से काफी सारे अटैक करता है गोजो पर गोजो उसे आसानी से डॉच कर देता है सारे के सारे अटैक को। पर इधर गोजो अपने मन ही मन में रिको से माफी मांगता है और उसके मन में कोई भी बदले की भावना नहीं है। वो बस इस समय काफी ज्यादा खुश है। धरती से लेके आसमान तक इस समय सिर्फ वो ही महान है और कर्स टेक्निक की इंफॉर्मेशन लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तोजी जेनिन क्लैन से है, इसीलिए उसे लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। पर एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में गोजो क्लैन के भी लोग नहीं जानते। दरअसल ये एक होलो टेक्निक है, जिसमें रेड एंड ब्लू को मिला के एक पर्पल टेक्निक मिलती है, जिससे बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सफाया करती है। जैसे ही गोजो अपने पर्पल टेक्निक से अटैक करता है तो तोजी का आधा हिस्सा लगभग खत्म भी हो जाता है। अब तोजी की हार हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसे कभी भी गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था, उसे ये बोल के वहाँ से चला जाना चाहिए था कि वो फ्री में कोई भी काम नहीं करता। लेकिन उसके सामने क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सॉर्सरर खड़ा था, तो वो इसलिए उसे हराना चाहता था, ताकि वो अपनी जेनिन फैमिली को ये बता सके कि वो कितना काबिल है, जिन्होंने उसे जेनिन क्लैन से निकाल फेंका था। लेकिन आज वो अगर अपने घमंड को साइड रखता तो शायद आज वो नहीं हारता। तब गोजो तोजी से उसके आखिरी शब्द पूछता है। तब तोजी को याद आता है अपने बेटे मेगुमी का। देन तोजी गोजो को बताता है कि 2 साल बाद में उसके बेटे मेगुमी को जेनिन क्लैन को भेज दिया जाएगा, तो तुम जो चाहे इस इंफॉर्मेशन के साथ में कर सकते हो। एंड ये बोलते ही तोजी की डेथ हो जाती है। इधर केतो भी भागता हुआ टाइम वेसल में जा रहा था, पर उसे रास्ते में वो तोजी का कर्स मिलता है, जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तो केतो जब टाइम वेसल हेडक्वार्टर में जाता है तो वो देखता है कि गोजो ने रिको की डेड बॉडी को हाथ में उठा रखा था और आसपास ग्रुप के लोग खड़े थे, जो कि रिको की मौत पर ताली बजा रहे थे। तब गोजो केतो को बताता है कि शोको ने उसके घावों को हील कर दिया था, इसलिए वो जल्दी से यहाँ आ पहुंचा। पर केतो गोजो की आंखों को देख के काफी ज्यादा हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे गोजो काफी ज्यादा बदल चुका है। तभी गोजो केतो से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे खड़े सारे लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि उसका तो कुछ भी करने का अब मन नहीं है। जिस पर केतो बोलता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बस एक गुलाम है, इन्हें कंट्रोल करने वाले तो पहले ही यहाँ से भाग गए। वैसे भी जो कांड उन लोगों ने किया है तो बहुत ही जल्द टाइम वेसल ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। जिस पर गोजो बोलता है कि जरूरी नहीं कि हर बात का कोई मतलब ही हो। इतना बोल के गोजो वहाँ से निकल जाता है, पर केतो वहाँ खड़ा हुआ सोचता है कि हर बात का मतलब होना जरूरी है, और खासकर जुजुत्सु सोर्सरर के लिए। और टाइम गैप होता है और हमें स्टोरी दिखाई जाती है 1 साल बाद की। यहाँ केतो और शोको एक रबर और एक पेंसिल गोजो की तरफ को फेंकते हैं। रबर तो गोजो से टकरा जाती है, लेकिन वो पेंसिल उसकी इन्फिनिटी शील्ड के बिना पे वहीं रुक जाती है। गोजो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उसकी इन्फिनिटी शील्ड अब ऑटोमेटिक काम कर सकती है, यानी कि उसकी इन्फिनिटी शील्ड अब खुद ही पहचान कर सकती है कि उसकी तरफ आने वाली कौन सी चीज खतरा है और कौन सी नहीं। लेकिन जहर की पहचान वो अभी तक नहीं कर सका, और अब बिना थके वो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बहुत देर तक चालू रख सकता है। बट पहले ऐसा करने से उसका भेजा फ्राई हो जाता था, और साथ में अब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है, इसीलिए उसका दिमाग अब हर समय फ्रेश ही रहता है। और गोजो अपनी नई पावर्स के बारे में और बताने लगता है कि कैसे वो अपनी नई टेक्निक पे काम कर रहा है, इसलिए बहुत जल्द वो टेलीपोर्ट करना और डोमिन बनाना भी सीख जाएगा। तो अब गोजो को देख के ये सोचता है कि गोजो उससे अब कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है केतो के मुकाबले। गोजो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो अकेले ही किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है, इसीलिए केतो को भी अकेले मिशन पे जाना पड़ेगा। अब ये समर सोर्सरर्स के लिए काफी ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि इस समय कर्स की तादाद मच्छरों की तरह बढ़ती जा रही थी। इधर कर्सों को एब्सॉर्ब करता हुआ केतो भी थक चुका था। वो बताता है किसी कर्स को एब्सॉर्ब करने का स्वाद ऐसा है जैसे कपड़े में लिपटी हुई उल्टी को
किसी ने निगल लिया हो। और हाल ही में हुए इंसिडेंट के बाद में केतो अब काफी ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि उसने इंसानों का घिनौना रूप जो देख लिया था। दरअसल केतो का मोटिव ही सोर्सरर बनने का ये था कि वो इंसानों की मदद कर सके, लेकिन उन लोगों की तालियों की आवाज अभी भी केतो को परेशान कर रही थी। शावर लेने के बाद में केतो अब अकेले कमरे में जाके बैठता है। तभी हाइबारा उसके पास आकर बैठ जाता है और वो केतो को बताता है कि वो एक मिशन के लिए काफी दूर जा रहा है, तो इसीलिए जब वो वहाँ से लौटेगा तो वो केतो और गोजो के लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आएगा। तब केतो उससे पूछता है कि उसे जुजुत्सु सोर्सरर बन के कैसा लग रहा है, जिस पर हाइबारा बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन वो खुश है कि वो इन सब में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। गेतो इसकी बात से सहमत होता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के सामने एक लड़की आती है और वो पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, और ये सवाल सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये किस तरीके का सवाल है। तो गेतो उससे पूछता है कि वो कौन है, पर हाइबारा उसे जवाब में देता है कि उसे ज्यादातर खाने वाली लड़कियां पसंद हैं। गेतो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि हाइबारा किसी अनजान लड़की को जवाब दे रहा है। जिसके बाद में हाइबारा उस लड़की और केतो को साथ में छोड़ के वहाँ से चला जाता है अपने मिशन के लिए। वो लड़की केतो से वापस वही क्वेश्चन दोहराती है, पर केतो उससे पूछता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। वो लड़की अपना नाम यूकी बताती है और वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर होती है। दोस्तों, यूकी को हमने सीजन 1 में ही भी देखा था। इसने ही तोदो को वो सवाल करने की आदत लगाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली गेतो यूकी के बारे में जानता था। उसे पता था कि इसका जुजुत्सु हाई से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये उनसे मिशन लेती है। उसे अकेले काम करना पसंद है। यूकी बताती है कि जुजुत्सु के लोग बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि वो पूरी बीमारी को जड़ से मिटाती है। इसीलिए वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जिसमें कोई कर्स स्पिरिट हो ही ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि कर्सेस इंसानों के अंदर से निकली हुई निगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं। केतो को यूकी की बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। तभी यूकी बताती है कि इसे खत्म करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो हम सारे ही इंसानों के अंदर से कर्स एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, और दूसरा, हम सारे ही इंसानों को सिखा सकते हैं कि वो कैसे कर्स एनर्जी को कंट्रोल करें। यूकी बताती है कि उसे पहला तरीका ज्यादा पसंद है, और उनके पास में इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है, तोजी, जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी। तोजी पूरी दुनिया में एक इकलौता इंसान था जिसके अंदर कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन हैवी रिस्ट्रिक्शन की बिना पे उसकी बॉडी के अंदर पावर बहुत ज्यादा थी। वो दरअसल एक सुपर ह्यूमन था जिसका कर्सेस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसीलिए केतो को उससे हारने का ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यही कुछ वजह थी जिसके लिए यूजी तोजी को स्टडी करना चाहती थी, लेकिन वो अब तो मर चुका है। तो अब उनके पास में सिर्फ दूसरा ही तरीका बचा कि सभी इंसान अपने अंदर से निकली कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं, क्योंकि जुजुत्सु सोर्सरर से कभी भी कर्स स्पिरिट पैदा नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी से कभी भी कर्स एनर्जी लीक ही नहीं होती, बल्कि उनकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन अगर कोई जुजुत्सु सोर्सरर मरने के बाद में कर्स बन जाए तो वो अलग बात है, जैसे कि सुकूना। अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो हर इंसान अगर जुजुत्सु सोर्सरर बनता है तो कर्स स्पिरिट पैदा ही नहीं होंगे। तब केतो उन फॉलोअर्स के बारे में सोच रहा होता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि क्या हो अगर हम सारे इंसानों को ही खत्म कर दें। तो तभी केतो होश में आ जाता है, और यूकी बोलती है कि इंसानों को मारना काफी आसान तरीका होगा, क्योंकि अगर कुछ इंसानों को मारेंगे तो वाकई इंसान डर के वैसे ही सोर्सरर बन जाएंगे, पर ऐसा करना पागलपन होगा। वो गेतो से पूछती है क्या गेतो को नॉर्मल इंसानों से कुछ प्रॉब्लम है, तो इस पे गेतो कोई भी जवाब नहीं देता। फिर केतो बोलता है कि सोर्सरर का काम ही ये है कि वो आम आदमियों की हिफाजत करे, लेकिन मैं नहीं जानता कि इंसानियत बचाने लायक है भी या नहीं। इसके बाद यूकी केतो से बोलती है कि ये फैसला उसका है, और वो अपनी बाइक पे बैठ जाती है और जाते वक्त बोलती है कि उन्हें आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो और गोजो भी स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बन जाएंगे। और वो बताती है कि मास्टर टेंजेंट भी अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई और स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गया। ये बोल के यूकी वहाँ से चली जाती है, और हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ केतो नानामी एक मुर्दा घर में होते हैं, जहां हाइबारा की अब डेथ हो गई होती है। नानामी बताता है कि हाइबारा एक सिंपल मिशन पे गया था जहां उसे ग्रेड 2 के कर्स को मारना था, लेकिन अपने एरिया में वो ग्रेड 1 का कर्स हो गया। केतो बोलता है कि नानामी को अब आराम करना चाहिए, क्योंकि इस मिशन को केतो देख लेगा। तो नानामी बोलता है कि हाँ, अब से सारे मिशन को गोजो को ही देखना चाहिए। केतो सोचने लगता है कि सोर्सरर बनना कुछ भी नहीं है, बस एक मैराथन दौड़ने जितना है, जिसकी फिनिश लाइन पे बस उनके दोस्तों की लाशें हैं और कुछ भी नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद पे, जहाँ पे केतो को एक मिशन दिया जाता है। उसे एक गांव को प्रोटेक्ट करना था जहां एक कर्स लोगों को मारे जा रहा था। केतो उस गांव में जाके उस कर्स को खत्म तो कर देता है, लेकिन वो देखता है कि जेल के अंदर 2 लड़कियां बंद हैं, छोटी बच्चियां जिन्हें काफी पीटा गया है।
असल में ये लड़कियां सोचरन थी, पर विलेज वालों को यही कर्कश लगती थी, इसीलिए उन्हें जेल में बंद किया था। केतो उन्हें समझाता है लेकिन उनके कुछ भी समझ में नहीं आता। उल्टा गाँव वाले केतो से बोलने लगते हैं कि ये लड़कियां तो मॉन्स्टर हैं, इन्हें तो पैदा होते ही मार डालना चाहिए था। ये सुन के केतो का दिमाग फिर जाता है। अब केतो को समझ आ चुका है कि उसे करना क्या है, तो वो अपनी ट्रू फीलिंग को अपना के अपने एक कर्ज को बाहर निकालता है और सारे गांव वालों को यानी कि 122 लोगों को मार देता है। वो पूरे 122 लोगों का मर्डर करके वहां से चला गया था और कुछ समय बाद ये पता भी चल जाता है कि वो गांव के सारे लोग केतो के कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक के बिना पे मरे हैं, इसीलिए अब केतो पर भी मर्डर का इल्जाम है, इसीलिए उसे फांसी यानी कि मौत की सजा सुनाई जाती है। मास्टर यागा ये न्यूज गोजो को देते हैं और दोनों में से कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि उनका दोस्त इतना गिरा हुआ काम या इतना घिनौना काम कर सकता है। यहाँ तक कि गेतो ने अपना विलेज भी नहीं छोड़ा था, उसने अपने लिटरली माँ बाप तक को मार दिया था। ये सुन के गोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ समय बाद ही शोको की मुलाकात गेतो से होती है। वो बस नॉर्मली चलकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ शोको गेतो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में गेतो बोलता है कि दरअसल वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसके अंदर हर कोई सोचरर हो, कोई भी नॉर्मल या कमजोर इंसान नहीं हो, और वो अच्छे से जानता है कि कोई भी उसकी इस बात से एग्री नहीं करेगा। तभी शोको अपना फोन निकाल के गोजो को खबर दे देती है कि वो केतो के पास ही है और उसे मरने का शौक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। ये सुन गोजो तुरंत वहाँ आ जाता है और वो देखता है केतो को और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सारे इंसानों को मार दोगे एक्सेप्ट अपने मॉम डैड। केतो गोजो को भी सेम आंसर देता है कि वो बस ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें कोई भी कर्ज ना हो, जिस दुनिया में सिर्फ नॉर्मल इंसान हो, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स तक को मार चुका है। अब गोजो केतो के सिद्धांतों का मजाक बनाता है, जिस पर केतो बोलता है कि सारे ही इंसानों की मौत किसी कारण से हुई है। ये सुन गोजो बोलता है कि सारे ही इंसानों को मारना इम्पॉसिबल है, तुम अपने गोल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तब केतो बोलता है कि लेकिन हाँ, तुम ये काम अकेले ही कर सकते हो, तो अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो ये करना मेरे लिए भी आसान होगा। और केतो ने अपने लिए ये जिंदगी चुन ली है। और केतो जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चाहे तो मुझे मार भी सकते हो। तभी गोजो अपनी होलो टेक्निक पर्पल से उस पर निशाना लगाता है, लेकिन गोजो कभी भी अपने दोस्त को नहीं मार पाएगा। केतो वहाँ से चला जाता है। बाद में गोजो यागा को बताता है कि वो कैसे केतो को मार नहीं पाया। वो भले ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिर्फ उसे ही बचा सकता है जो खुद बचना चाहते हो। इसके बाद हम टाइम वेसल एसोसिएशन को देखते हैं। वही सेम हेडक्वार्टर है जहाँ रिको की डेड बॉडी थी। अब यहाँ पे हम केतो को देखते हैं जो यहाँ का नया लीडर बनना चाहता है, क्योंकि बंद होने के बाद भी इसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। केतो दरअसल यहाँ पे एक प्रीस्ट का काम करेगा। वो उन सारे ही लोगों को कर्जों से मुक्ति दिलाएगा, इससे उसके पास में पैसा और पावर दोनों आ जाएंगे। हम उन दोनों छोटी सोशरल लड़कियों को भी वहीं देखते हैं जिन्हें छोड़ के बाकी सारे गाँव वालों को केतो ने मर्डर कर दिया था। तो अब केतो फाइनली स्टेज पे जाता है एंड घोषणा करता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर हूँ और मैं इसका नाम भी चेंज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे कई सारे जने इस बात के खिलाफ थे, तो केतो उसी ही मैनेजर को बुलाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और स्टेज पे बुलाने के बाद में वो उस मैनेजर को बुरी तरीके से कुचल के मार डालता है। एंड केतो सबको धमकी देता है कि अब उन्हें चाहे या ना चाहे पर केतो की बात माननी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ गोजो को तोजी का बेटा मेगोमी फुशिगिरो मिल जाता है। वो उसे बताता है कि उसका फादर एक जेनिन क्लैन से था जिसने बाहर आकर उसको पैदा किया था। क्योंकि जेनिन क्लैन को कर्ज से काफी ज्यादा प्यार है, तो जब मेगोमी 6 साल का होगा तो उसे कर्सेस दिखने लगेंगी, यानी कि उसे अपनी पावर मिल जाएंगी। तो इसके बाद में तोजी मेगोमी को जेनिन क्लैन को बेच देगा, लेकिन उसने अब तोजी को मार दिया है, जिस पर मेगोमी बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़ के भाग गया और कभी वापस नहीं लौटा। उन्हें लगा कि वो लोग डिवोर्स के पैसों से ऐश कर रहे होंगे। गोजो मेगोमी से पूछता है कि क्या वो जेनिन क्लैन में जाएगा, तब मेगोमी बताता है कि उसे अपनी बहन की ज्यादा चिंता है। उसकी बहन का नाम सुमुकी था, तो वो गोजो से पूछता है कि क्या उसकी बहन उसके बगैर जिंदा रह लेगी। ये सुनकर गोजो समझ जाता है और वो मेगोमी से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जेनिन क्लैन को मैं देख लूंगा और अब से तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है। तभी स्टोरी स्विच होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, यानी कि 2018 में, जहाँ पे हमें गोजो दिखाया जाता है जो अपनी पास्ट लाइफ को अपने सपने में देख रहा था। उसे उसके 3 स्टूडेंट यूजी, मेगोमी एंड नोवारा अपनी नींद से जगाते हैं। दरअसल गोजो ने ही इन तीनों को किसी सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ बुलाया था और गोजो इन तीनों को देख के काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है एंड गोजो का पास्ट आर्क भी। एंड कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ से सीजन 1 का एंड हुआ था। तो आपको ये टोटल सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।